हेलो जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। यूपीएसआई 2025 के एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ है एज़ यू ऑल नो। अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी 6 सेट्स सॉल्व किए हैं सक्सेसफुली और ये है सेट नंबर 7। आई होप आपके नंबर डे बाय डे बढ़ ही रहे होंगे और इस वीडियो में भी आप यही करना कि जितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं उसको ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में कि हाँ भाई मेरे 20, 25, 30 जो भी होगा कि इतने क्वेश्चंस मेरे सही हुए हैं। प्लस इस पूरी वीडियो के दौरान जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर ज़रूर लिखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपकी तो हेल्प होगी ही, साथ ही साथ मेरी भी मदद होगी। मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर के आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड अ डिफिशियंसी माइट कॉज अनीमिया। ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि हमारी अ, लाल रक्त कोशिकाओं को मतलब मजबूत करने के लिए ज़रूरी है और अगर उसकी कमी हो जाए तो हमें अनीमिया हो जाता है। ऐसा कौन सा मिनरल है? सो ऑप्शंस आर आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन या फिर क्रोमियम। तो आप सभी को पता है कि भैया ब्लड को अच्छा रखना है तो आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन compliance of order by an absconding person is liable for imprisonment up to under the National Security Act। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, कह रहा है कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसको कुछ ऑर्डर दिया गया, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसको पकड़ा गया, उसकी कुछ गलती पाई गई, उसको कुछ आदेश दिए गए कि भैया तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन अगर वो व्यक्ति आदेश का पालन ना करते हुए फरार हो जाता है तो उसे कितने समय की सजा होगी, वो भी इम्प्रिजनमेंट। तो ऑप्शंस आर 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 साल की सजा होती है अगर जो व्यक्ति आदेश का पालन ना करके फरार रहता है उसको। किसके तहत? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आपको इसके पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, आप प्रॉपर वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which schedule of the Indian Constitution provides for a threefold distribution of legislative subjects between the union and the states। तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि जो हमारी कौन सी शेड्यूल है जिसमें हमारी 3 लिस्ट शामिल है। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपने इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद आ गया होगा। ऑप्शंस फिलहाल देखते हैं, 3rd शेड्यूल, 12th शेड्यूल, 5th शेड्यूल या फिर 7th शेड्यूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची में तीनों लिस्ट शामिल हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, अब दोबारा से हम इसको देख लेते हैं कि याद करने की ट्रिक क्या है। ये 12 अनुसूची याद करने की बेहद आसान ट्रिक है और हमेशा अगर आपने इसको अच्छे से याद कर लिया तो आप कभी भी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, इसके सामने नंबरिंग कर लेना और वहां से आप इसको याद कर सकते हो। टी से क्या हो जाएगा? यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स, नेम्स एंड एक्सटेंट हो जाएगा। ई से होता है इमोल्यूमेंट्स, यानी कि जो प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वगैरह होते हैं, इनके सबकी जो इमोल्यूमेंट्स होते हैं, सैलरीज वगैरह होती हैं, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, ये सारी चीज़ें किस में मिलेंगी? आपको दूसरे शेड्यूल में मिलेंगी। तीसरे में है अफर्मेशन एंड ओथ्स। चौथे में है राज्यसभा, अलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फिर 5th में है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। फिर 6th में है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ध्यान रखना, कई बार सेपरेट क्वेश्चन पूछा है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के लिए और वो डायरेक्टली पूछ लेता है भैया किस शेड्यूल में है, तो ध्यान रखना। फिर 7th में फेडरल स्ट्रक्चर, यही में आता है यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कितने कितने सब्जेक्ट हैं? यूनियन में 100 है, स्टेट में है आपके 61 और कॉन्करेंट लिस्ट में है 52। ठीक है, फिर 8th शेड्यूल में आती हैं आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 22 जो लैंग्वेजेस हमारे संविधान में मेंशन है उन्हीं के बारे में है। ये पूरा दोबारा से आप देख लेना, मैं इसके पहले वाली वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ कि कौन कौन सी लैंग्वेज है, जो सबसे लेटेस्ट कौन सी लैंग्वेज है जिनको शामिल किया गया है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको ध्यान से पढ़ लेना या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन कैसे भी करके इसको पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। फिर नेक्स्ट में है लैंड रिफॉर्म्स, एंटी डिफेक्शन लॉ और 11वें में है पंचायत और 12वें में आता है म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये 12 शेड्यूल आपके सामने है। अगला प्रश्न, द उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट हैज बीन इनेक्टेड इन, कब आया था ये? 1986, 1950, 1962 या फिर 1972? इसका सही आंसर है ऑप्शन
डी 1972 में आया था उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर प्रॉपर्टी? पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा आर्टिकल है भैया? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, आर्टिकल 300 ए, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 265। तो इसका सही उत्तर है, आप सभी जानते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 300 ए। पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? फंडामेंटल राइट्स में आता था, फिर बाद में उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया और रख दिया गया आर्टिकल 300 ए में। बाकी ये जो ये वाला आर्टिकल है ना, ये हटाया जा चुका है संविधान से। 108 में ज्वाइंट सिटिंग है, दोनों हाउसेस की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसके बारे में बात की गई है। 265 में है टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005? आरटीआई में कितने शेड्यूल्स हैं, ये जो एक्ट है? ऑप्शन 5, 4, 1, 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 शेड्यूल्स हैं। इसकी डेट अगर कई बार पूछे तो भैया ध्यान रखना, 15 जून 2005 को ये एक्ट आया था। ठीक है, 15 जून 2005। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार लोग गलत भी लगा करके चले आते हैं, पर है बहुत ही ज़्यादा आसान। भैया जो हमारा संविधान है उसकी अथॉरिटी किसके पास है? द पीपल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो सबसे पहली लाइन ही आपको इसका उत्तर दे देगी, क्या? कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो अथॉरिटी किसके पास है भैया? ऑप्शन ए, भारत की जनता के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following two nations have signed the basic exchange and cooperation agreement for geospatial cooperation? देखो बेका बहुत ही फेमस, ये एक तरीके से एग्रीमेंट है, बहुत ही फेमस है। किन दो देशों के बीच में है? इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, इंडिया यूएई या फिर इंडिया फ्रांस? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत और यूएसए के बीच में ना कई सारे एग्रीमेंट्स हैं। जैसे एक बेका है, ये तो 2020 में आया ही था। फिर एक जिसोमिया था 2002 में, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है लिमोआ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, LEMOA, लिमोआ आया था 2016 में। इसका फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज, वो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है ना। लिमोआ 2016 में आया था, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और यूएसए के बीच में और भारत के बीच में एक और एग्रीमेंट था कोमकासा, जिसको कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी कहा जाता है, 2018 में साइन हुआ था। तो ये जितने भी एग्रीमेंट्स मैंने आपको बताए, इनको नोट कर लेना कहीं, ठीक है। कोमकासा की भी मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, COMCASA, कोमकासा। इसका फुल फॉर्म मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। लिमोआ के बारे में भी मैंने आपको बताया, जी सोमिया की भी लिख दे रहा हूँ, GSOMIA, ठीक है। जी सोमिया साइन हुआ था 2002 में, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो भारत और यूएसए के बीच में साइन हुए। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स? तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, किस पार्ट में कहा गया है सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में? दैट्स इट। ऑप्शंस है भाग 8, भाग 22, भाग 11 या फिर भाग 9। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पार्ट 11 में बात करी गई है सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 245 से 255 तक, टोटल 10 आर्टिकल्स इसके लिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इनेक्टेड? किस साल में आया था? 1994, 64, 74, 84? कई बार क्या होता है ना, लोग जो है ऐसे ही मतलब एक सबकॉन्शियस लेवल पे याद कर लेते हैं कि भैया पानी वाले में लास्ट में 4 था, ठीक है। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए जो भी ऑप्शन बनाएगा सब में 4 दे देगा, ठीक। तो कई बार क्या होता है, आप अगर अलग अलग ईयर दे रखा होगा तो आप तो मान लो टिक कर ले जाओगे, लेकिन अगर वो मिलता जुलता ऑप्शन दे दिया तो फिर वहाँ पे यही तरीका काम आता है कि आपको वो एकदम पुख्ता तरीके से याद हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1974 में ये आया था। कौन सा? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था?
तो ध्यान रखना 1986 में आया था। इसको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो भैया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में और ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। ध्यान रखना दोनों अलग अलग है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1993 में आया था। तो ऐसे ही चीज़ें धीरे धीरे करके जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ ना, उनकी नोट्स बना लिया करो। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम। बेसिकली ये पूछ रहा है डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मन या फिर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से? तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा? आप सबको पता है, बहुत ही आसान है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया गया है। अब कुछ चीजें देख लेते हैं किन देशों से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या? प्रेसिडेंट का इलेक्शन लिया गया है, डीपीएसपी लिया गया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये सारी चीजें आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ जो कि आर्टिकल 14 में आता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बाईकैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई हैं। एक और चीज़, सीएजी है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा। और रिट्स जो हैं वो भी यहीं से मिलेंगे आपको। ठीक है, 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। हाई कोर्ट जारी करता है 226 के तहत। फिर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कई सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, जो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स हैं वहीं से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर जो प्रेसिडेंट का रिमूवल है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल है, वो भी आपको यहीं से मिलेगा, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट, वो भी यूएसए से ही है। जो यूएसए का प्रियम्बल है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है यूएसए का, उसमें भी सबसे पहले इसी की शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ पे शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट भी यहीं से लिया गया है। जो जुडिशरी सिस्टम है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू, ये भी यूएसए का ही कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। फिर कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये आर्टिकल 1 में मिलेगा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। फिर जो सेंटर की रेसिड्यूरी पावर है वो भी कनाडा से ली गई है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाय व्हाट रेशियो इज द नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशनल प्रोजेक्ट फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इंडियन गवर्नमेंट? कितना कितना भैया इसमें शेयर है? ऑप्शन 40-60, 25-75, 70-30 या फिर 50-50? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये जो नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशनल प्रोजेक्ट है, NAHEP, इसको 50% फंडिंग वर्ल्ड बैंक देता है और 50% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। अगले प्रश्न की तरफ देखें। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मस्ट बी अ। तो ये जो NHRC है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होना चाहिए? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट, लीगल प्रैक्टिशनर या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे कोई भी NHRC का चेयरपर्सन नहीं हो सकता। सबसे पहले चेयरपर्सन कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। नोट कर लेना, कई बार पूछ सकता है कि NHRC के सबसे पहले चेयरमैन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, और वर्तमान में जो NHRC के चेयरमैन हैं वो भी आप नोट कर लीजिए, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। विच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स? ये तो आपने बेसिक एजुकेशन स्कूल में पढ़ा होगा और ये आपको पता होना चाहिए। फ्लावर में होता है, लीफ में होता है, स्टेम में होता है, फिर रूट में होता है। तो जो भैया फूड फैक्ट्री होती है पौधों की, वो क्या होती है? तो उसके पत्ते होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू रीच इंडिया इन 1498? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है और आप बता भी सकते हैं। फ्रेंच आए थे, ब्रिटिश आए थे, डेनिश आए थे या पोर्टुगीज आए थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी,
पुर्तगाली आए थे 1498 में, आप सभी को पता है। कौन आया था? वास्को ड गामा कालीकट पे पहुंचा था 17 मई 1498 को। As part of the as per the census 2011, which of the following states has the lowest crude birth rate in rural India? सबसे पहली बात तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? क्रूड ऑयल तो सुना है, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? तो जैसे क्रूड ऑयल आपने सुना है, क्रूड ऑयल क्या होता है? उसको मतलब कच्चा तेल निकाला जाता है, फिर उसको जब रिफाइनरीज में भेजा जाता है, फिर वहां से अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, पेट्रोल निकलता है, फिर जो हाई एफिशिएंसी का पेट्रोल होता है, जो जेट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, सबसे पहले वो निकलेगा। फिर उसके बाद में नॉर्मल पेट्रोल निकलता है, फिर डीजल निकलता है, फिर केरोसिन होता है, फिर बहुत सारी मतलब उसको रिफाइन करके अलग अलग चीज़ें फिर डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन जो क्रूड होता है उसमें सब मिक्स्ड होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अब क्रूड बर्थ रेट क्या है? तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एक साल में प्रति 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, उसी को क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। और क्रूड क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फिर जेंडर काउंट नहीं होता, ना ही एज काउंट की जाती है। बस 1000 लोगों को ले लिया और उस पर्टिकुलर प्लेस पे 1000 लोगों में एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, उसी को क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। ठीक है? तो अगेन क्यों क्रूड कहा जाता है? क्योंकि ना इसमें एज काउंट की जाती है, ना जेंडर काउंट किया जाता है, बस टोटल नंबर ऑफ पीपल एंड बर्थ लिया जाता है, इसी वजह से इसको क्रूड कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो भैया कह रहा है कि लोएस्ट और वो भी रूरल क्रूड बर्थ रेट कहाँ पे है भारत में? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, आसाम, केरला या फिर पंजाब। तो भैया अगर रूरल केस में बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें और ग्रामीण में सबसे लोएस्ट की बात करें, तो हमें मिलेगा केरल में, है ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर अर्बन की बात करें लोएस्ट, तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये तो लोएस्ट का केस हो गया। हाईएस्ट का केस अगर देखें, तो हाईएस्ट में रूरल में आपको मिलेगा कौन? बिहार मिलेगा। ठीक है, और अर्बन में हाईएस्ट आपको मिलेगा यूपी। ठीक, आई होप इससे रिलेटेड चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब कभी भी अगर सेंसस से रिलेटेड क्रूड बर्थ रेट का कॉन्सेप्ट अगर कुछ भी पूछेगा सवाल, तो आशा करता हूं वो क्वेश्चन तो आप गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट मैंने रूरल और अर्बन दोनों का बता दिया, ग्रामीण और शहरी दोनों का। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट क्या होती है वो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। द केरला हाई कोर्ट्स जजमेंट इन के रामकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज अ लैंडमार्क डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था। जजमेंट किस केस का था? के रामकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। किस चीज के लिए था वो केस? ऑप्शन वेहिकुलर पोल्यूशन, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, नॉइज पोल्यूशन या फिर पोल्यूटिंग वाटर बॉडीज। तो भैया ये था स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, 1999 का ये केस है और इसी से रिलेटेड एक और केस है, शानदार जजमेंट। केस का नाम है मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2001 का केस है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हर एक व्यक्ति को स्वच्छ हवा का अधिकार है। तो इस वजह से अगर आप पब्लिक प्लेस में खड़े होकर धूम्रपान करते हैं तो वो गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बगल में जो आपके व्यक्ति खड़ा है वो अगर धूम्रपान नहीं करता है तो उसको तो आप स्वच्छ हवा नहीं प्रदान कर रहे हो ना, उसको तो अधिकार है। और स्वच्छ हवा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया और उसी के तहत पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग को बैन किया गया। क्योंकि भैया आप पी रहे हो, आपको मजा आ रहा है, लेकिन आपकी वजह से दूसरे को तो दिक्कत हो रही है ना। इस वजह से उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। फंडामेंटल राइट कौन सा? स्वच्छ हवा का अधिकार। आपकी वजह से उसको धुआं इनहेल करना पड़ रहा है। तो इस वजह से पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग को बैन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस के तहत? मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स बेगार फोर्स्ड लेबर? कौन सा आर्टिकल है भैया जो रोकता है बंधुआ मजदूरी को, कि पैसा भी नहीं दे रहे हैं, बस काम करवा रहे हैं बांध के? उसी को बेगार कहते हैं, बिना पैसे के काम करवाना, जबरदस्ती, फोर्स्ड लेबर। ऑप्शंस आर्टिकल 14, आर्टिकल 7, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 23। तो भैया बेगार का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में आएगा? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
आर्टिकल 23 में आपको मिलेगा बेगार, और उसमें कहा गया है कि भैया बेगार गलत है, ये नहीं करवाना चाहिए। और फिर वहीं से आप एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना, भारतीय न्याय संहिता। जस्ट अ मिनट, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा कौन सी, धारा याद कर लेना 143, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, 143, 144, 145, इसके तहत पनिशमेंट दी गई है। अगर कोई व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और फोर्स लेबर बेगार करवाता है तो उसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 143, 144, 145 के तहत दंडित किया जाएगा। ठीक है, बाकी के आर्टिकल्स में क्या है, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ आपको सबको पता है। 7th में क्या है, आर्टिकल 7 में है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ फॉरेन नेशनल यूजेस एन इंडियन सर्वर टू पब्लिश द पोर्नोग्राफिक कंटेंट ही मे बी पनिशेबल अंडर। तो भैया अगर कोई विदेशी व्यक्ति है ना, वो इंडियन सर्वर का इस्तेमाल करता है पोर्नोग्राफिक कंटेंट को पब्लिश करने के लिए, तो उसको किसके तहत पनिश किया जाएगा, साइबर लॉ ऑफ फॉरेन नेशनल, साइबर लॉ इन इंडिया, बोथ ए एंड बी, या फिर नीदर ए और नॉर बी। तो भैया राइट आंसर इज ऑप्शन बी, साइबर लॉ इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following articles of the Indian Constitution provides that the Supreme Court shall be a court of record? ये तो मैंने कई बार बताया है पुरानी वीडियोस में, हालांकि जितनी बार आप इसको सुनेंगे उतनी बार आपका याद हो जाएगा, तो दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शंस आर्टिकल 125, 117, 121 या फिर 129। तो भैया संविधान के आर्टिकल 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, चलो बाकी के आर्टिकल्स में क्या है, आर्टिकल 125 में आपको मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरीज के बारे में। ठीक है, ये 125 में मिलेगा। 117 में आपको मिलेगा फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस, है ना, और 121 में मिलेगा कि कुछ ऐसे चीजें हैं जिन पे पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं किया जा सकता, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। सो ये आर्टिकल 121 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ चाइल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्री। भैया फैक्ट्री में काम करने की जो मिनिमम एज है वो कितनी है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आर्टिकल 12 साल, 18 साल, 21 साल या फिर 14 साल। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आपको स्वयं कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष स्थापित किया गया। ऑप्शन 2010, 2012, 2008 या फिर 2006। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2006 में आया था। ठीक है, यूपी रेवेन्यू कोड की अगर बात करें तो टोटल 16 इसमें चैप्टर्स हैं, 234 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, 4 शेड्यूल्स हैं। अगला प्रश्न, व्हाट काइंड ऑफ सीड्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था भारत में तो किस प्रकार के बीज जो है वो प्रचलन में लाए गए थे। ऑप्शन जीएम सीड्स, ट्रेडिशनल सीड्स, HYV सीड्स या फिर क्विनोआ सीड्स। तो देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत आया था। ये पॉइंट नोट कर लेना, कई बार ये पूछ सकता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया था, के दौरान आया था, है ना। तो भैया तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, समय था 1966 से 1967 के बीच में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। पायनियर कौन थे, तो MS स्वामीनाथन थे। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें कि ग्रीन रिवॉल्यूशन विश्व स्तर पर कौन पायनियर था, तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है 1970 में। किसको, नॉर्मन बोरलॉग को। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो किस प्रकार के बीज प्रचलन में आए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, HYV सीड्स, जिनको कहा जाता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। In a Word document, which alignment is used to set the text to both left and right margin of the page? किस अलाइनमेंट में होता है ऐसा, है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जस्टिफाइड अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट या फिर सेंटर अलाइनमेंट। तो भैया जब आप वर्ड यूज करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो ये ऊपर पैनल होता है
और इसमें ये जो हाईलाइटेड वाला है ना, यही यही होता है क्या? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ये होता है, बाकी के अगर आप देखोगे ये वाला, तो ये आपको मिलेगा राइट साइड अलाइनमेंट। फिर ये वाला मिल जाएगा सेंटर अलाइनमेंट, ये बीच वाला जो है, इसमें टेक्स्ट क्या होता है, सेंटर के हिसाब से अलाइन होते हैं, और इधर वाले में आपको लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट मिलता है। लेकिन ये वाला जो होता है, ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers द प्रेसिडेंट टू impose द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स? किस आर्टिकल में भैया राष्ट्रपति राज्य में इमरजेंसी लगा सकता है, बेसिकली ये कह रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। सो आर्टिकल 380, अच्छा 380 दो बार है, एक्चुअली ये 380 है, ये 370 है। ठीक है, आर्टिकल 370, 280 या फिर 256। तो भैया आर्टिकल राइट आंसर क्या है, जो स्टेट में जो इमरजेंसी लगती है वो है आर्टिकल 356। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 352 में आपको नेशनल इमरजेंसी मिलेगा, 356 में स्टेट इमरजेंसी मिलेगा, और 360 में आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में मिलेगा। बाकी के आर्टिकल्स क्या हैं? 380, 380 में आपको, सॉरी ये 380 280, ठीक है, 280 में आपको मिलेगा फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 370 तो हट ही गया है, 280 में फाइनेंस कमीशन मिलेगा। ठीक, तो हाँ, 280 में फाइनेंस कमीशन है, 380 में आपको बताना है क्या है। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स नोट कर लो। स्टेट इमरजेंसी जो है ना, पहली बार कहाँ पे लगी थी, किस स्टेट में लगी थी? तो फर्स्ट स्टेट इमरजेंसी मिली थी, मतलब लगी थी पंजाब में। समय क्या था? 1951। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम टाइम किस स्टेट में इमरजेंसी लगी है सबसे ज्यादा बार, तो भैया ध्यान रखना मणिपुर में टोटल 11 बार लग चुकी है। ठीक है, इन इंडिया द ऑनलाइन न्यूज कंटेंट कम्स अंडर पर्व्यू ऑफ विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो इट इज वेरी सिंपल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन इंडिया? भारत का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन सा है? कांडला पोर्ट, कोचिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, या फिर मुंबई पोर्ट? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांडला, और ये आपको कहां पे मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी इन इंडिया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको बताना है एक क्वेश्चन, आज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शपथ ली है, नए वाले ने। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया इन 1864? कौन था पहला आईजी? वेरियर एल्विन, ईपी स्टेबिंग, माइकल टॉसिंग, या फिर डिट्रिश ब्रांडिस? तो भैया इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक, वर्तमान में जो डीजी हैं वो कौन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के? तो वह है सुशील कुमार अवस्थी। कौन? सुशील कुमार अवस्थी। हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? कौन अपॉइंट करता है स्टेट्स ह्यूमन राइट कमीशन का, उसके मेंबर्स और चेयरपर्सन का? तो गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन विच ईयर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? किस साल ये पेसा एक्ट आया था? पीईएसए, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो ऑप्शंस हैं 2010, 1984, 1996, या फिर 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1996 में आया था। हु कंडक्ट्स द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया? कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, गवर्नर ऑफ द स्टेट, या फिर स्टेट हाई कोर्ट? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल में आता है इलेक्शन कमीशन? 324। ठीक, 324 से 329 तक।
हु हैज द अथॉरिटी टू समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? किसके पास ये अथॉरिटी होती है? ठीक है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके पास अथॉरिटी होती है कि दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग वो समन कर सकता है? ऑप्शंस अगेन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, एक मिनट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्पीकर ऑफ लोकसभा इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, अच्छा, किस आर्टिकल में ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात की गई है? तो आर्टिकल 108। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, और उसी में 108 के 4 में बात किया गया है कि जो प्रेसिडेंसी होगी वो कौन होगा, किसके पास? तो लोकसभा स्पीकर होगा, दोनों जो हाउसेज होंगे। ठीक है, द भूदान मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, भूदान मूवमेंट किस साल लॉन्च किया गया था? 1948, 1961, 1960 या फिर 1951? तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951 में। भूदान मूवमेंट आंध्र प्रदेश का एक गांव था पोचमपल्ली, वहां से आचार्य विनोबा भावे जी ने शुरू की थी इसकी शुरुआत, भूदान मूवमेंट की। अब वर्तमान में हालांकि पोचमपल्ली तेलंगाना में है, लेकिन जिस समय पे शुरू हुआ था वो आंध्र प्रदेश में था। भूदान मूवमेंट था क्या कि जो कई बार ऐसे थे, मतलब बहुत सारे लोग भारत में थे जिनके पास जमीनें थी ही नहीं, लेकिन कुछ लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी। तो आचार्य जी ने कहा, विनोबा भावे जी ने, उन्होंने कहा कि भैया जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं तो वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा, अपनी भूमि का कुछ हिस्सा उन लोगों को दान दे दें जिनके पास बिल्कुल नहीं है। तो इससे क्या होगा कि एक थोड़ा सा इक्वलिटी आ जाएगी कि कोई एकदम से गरीब नहीं बचेगा, सबके पास अपनी अपनी एक एक जमीन हो जाएगी और अपना पालन पोषण करेंगे अपनी फैमिली का। तो उसी को भूदान मूवमेंट कहा गया। ठीक है, आई होप ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पर्सन above the age of shall wear a protective headgear while driving or traveling on a motorcycle। तो भैया कह रहा है कि एक मिनिमम एज है जिसके ऊपर हर एक व्यक्ति को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। ऑप्शन क्या क्या है? 18 साल, 7 साल, 16 साल या फिर 4 साल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 साल से ऊपर हर एक व्यक्ति को हेलमेट लगाना अनिवार्य है ड्यूरिंग ड्राइविंग और ट्रेवलिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। ठीक, The ordinance cannot be issued frequently as a substitute for legislation was laid down in the case of, किस केस में कहा गया था कि भैया जो ऑर्डिनेंस है वो बार बार नहीं यूज किया जा सकता है ना? ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन की मर्जी कर रहा है, बार बार सिर्फ ऑर्डिनेंस ही ऑर्डिनेंस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो लॉ बनता है वो उसकी प्रोसेस होती है ना? दोनों में से किसी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर वो पास होगा दोनों हाउसेस से, फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, तब प्रेसिडेंट असेंट देता है। ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट रखा गया था इमरजेंसी पर्पस के लिए, लेकिन अगर बार बार उस प्रोसेस को बाईपास करके अगर प्रेसिडेंट बार बार ऑर्डिनेंस इशू कर रहा है तो वो नहीं किया जा सकता। ऐसा किस केस में कहा गया था? ए के गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास, ए के रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, या फिर ए के क्रैपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये बात कही गई थी। अब कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। विच कंट्री वॉज रिसेंटली सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को कहा भैया मलेरिया फ्री हो गया है? इंडिया, जॉर्जिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल तिबिलिसी, TBILISI। ठीक है, ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया। आपको कमेंट बॉक्स में तीसरा क्वेश्चन, ब्राजील की कैपिटल क्या है? सॉरी, साउथ अफ्रीका की। एक चीज मैं एक्स्ट्रा आपको हिंट दे रहा हूं, 3 कैपिटल्स हैं। ठीक है, तीनों का नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बीन अवॉर्डेड टू। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया? ध्यान रखना, किस श्रेणी में? इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय सेलिब्रेट्स देयर स्टेटहुड डे ऑन। ये देयर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, THEIR होगा यहाँ पे, दियर होगा। तो किस दिन त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपना राज्य दिवस मनाते हैं? ऑप्शन है 7 जनवरी, 15 जनवरी, 21 जनवरी या फिर 28 जनवरी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जनवरी। और आप सभी को पता है यूपी दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक। Which of the following organizations developed the Bhargavastra micro missile system, India's first indigenous system designed to counter swarm drones? तो भारत का निम्नलिखित में से किस संगठन ने भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल प्रणाली विकसित की, जो भारत की पहली स्वदेशी प्रणाली है, जो कि स्वॉर्म ड्रोन्स को टैकल करने के लिए बनाया गया? तो भार्गवास्त्र को किसने डेवलप किया? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, DRDO, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। कंफ्यूज मत होना, ज्यादातर इस फील्ड में काम DRDO करता है ना, तो इस वजह से लोग कंफ्यूज होकर के अगर नहीं भी पता होगा तो एक तुक्का मार के DRDO चले जाएंगे, लेकिन वो तुक्का हो जाएगा गलत। तो इस वजह से बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन को याद रखो, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। सो ये थे भैया इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनका आंसर लिखना, और कितने क्वेश्चंस आपने सही किए वो भी लिखना। प्लस कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, आपका फीडबैक हो, प्लीज़ ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।